6:30 बजे तक अपन चलेगा। अच्छा, मिलजुल करके सफलता की है। बहुत ही मतलब हमारे लिए मान की बात है कि हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतिहास रचाएंगे, तिरंगा लहराएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के हमारे इस स्टूडियो में, जहां आज बहुत कुछ खास होने वाला है। और मेरे साथ प्रतिमा भी हैं, खास मेहमान हैं, बहुत सारे यहां पर बच्चे भी हैं अलग अलग कॉलेजेस के। और ये जो घड़ी है ये बहुत अहम है। इस वक्त हमारी घड़ी में 3 बज चुके हैं और मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर में बस वो वक्त आने वाला है जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। बिल्कुल गौरव, और ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान के सामने 3 आखिरी चैलेंज होंगे जिनका मुकाबला इसरो के हीरो विक्रम को करना पड़ेगा। ऐसे में सारा देश सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दुआएं कर रहा है, दुआएं मांग रहा है। बिल्कुल, तो पूरे देश की निगाहें इसरो की तरफ हैं, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम करके दिखाएंगे। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनेगा भारत। लेकिन ग्राउंड चैलेंजेस हर वक्त बरकरार हैं। लैंडर विक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है स्पीड को कंट्रोल करना। लैंडिंग से 17 मिनट पहले विक्रम की स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन प्रतिमा, लैंडिंग के अंतिम चरण में इसकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, और इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि लैंडिंग के वक्त लैंडर सीधा हो जाए और लैंडर का फ्री फॉल ही हो। बता दें, विक्रम का तय जगह पर उतरना बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। तो विक्रम और प्रज्ञान की आज परीक्षा भी है। इस परीक्षा में पास होकर भारत चांद पर तिरंगा लहराने जा रहा है, फहराने जा रहा है। और इसीलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिमा बता रही है, हमारे साथ खास मेहमान हैं। जल्दी से मैं बता देता हूं इस वक्त हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं जो आपको बहुत सरल भाषा में मेरे ठीक दाहिनी तरफ रखे इस चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की ABCD समझाएंगे। ऐसे समझाएंगे जैसे आप घोल के पी जाएं, इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ RP टंडन साहब हैं, फॉर्मर प्रोफेसर एंड HOD एट दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। डॉक्टर PK घोष हैं, स्पेस स्ट्रैटेजिस्ट इसरो के। दिनेश कुमार यादवेंद्र साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जाने माने वैज्ञानिक हैं। और हिना भाटिया हैं, एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो दिखा देते हैं आपको। इसरो सेंटर में तैयारियां पूरी हो गई हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इसरो से 5:44 पर लैंडिंग की कमांड आएगी और वो जब शुरू होगा ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, जिसको ALS कहा जा रहा है, वो बहुत अहम होगा। 5:20 पर इसरो से लाइव प्रसारण होने लग जाएगा। और केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का दम, भारत के वैज्ञानिकों की काबिलियत। घंटों जो लगातार कई हफ्तों तक जो सोए नहीं, कई दिनों तक जिन्होंने आराम नहीं किया, और वो जिस तरह से इसमें लगे रहे, उन्होंने क्या कर दिखाया है, आज पूरी दुनिया देखेगी। 5:44 पर जब लैंडिंग की कमांड दी जाएगी, वही सबसे अंतिम और अहम मिनट, अंतिम वक्त होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, इस बार सेफ लैंडिंग की 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह, लैंडिंग स्पॉट खुद तय करेगा। दूसरी वजह, लैंडिंग साइट बदल सकेंगे। और तीसरी वजह, सेंसर फेल होने पर भी लैंडिंग का मौका है हमारे पास। ऐसे में माना जा रहा है कि लैंडिंग सक्सेसफुल होगी ही होगी। इसीलिए सभी निगाहें टिकी हुई हैं चंद्रयान 3 के इस मिशन पर, और इंतजार अब कुछ ही घंटों का। गौरव, बिल्कुल, कुछ ही घंटों का इंतजार है। काउंटडाउन कह सकते हैं शुरू हो चुका है। 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट का वक्त है जब ASL का वो सीक्वेंस जो वहां पर ALS
ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सीक्वेंस जो है वो शुरू कर देगा इसरो। और इसीलिए हमने हमारे स्टूडियो में खास तैयारी की है। हमने यहां पर बिल्कुल एक 3D मॉडल चंद्रयान का रखा हुआ है और वो लैंडर आप देख सकते हैं जिसका नाम है विक्रम, और उसी के अंदर से जो निकलेगा रोवर प्रज्ञान वो भी आपके सामने दिख रहा है। लेकिन जल्दी से आपको बताते हैं कि जब चांद पर चंद्रयान लैंड करेगा तो उसके सामने सबसे अहम चुनौतियां क्या रहेंगी। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सॉफ्ट लैंडिंग के तहत लैंडर की गति को धीमा करना, उसकी वेलोसिटी को कम करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। चांद की ग्रेविटी को समझना यह भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि 1/6 ग्रेविटी है वहां पर पृथ्वी से अगर कंपेयर करें तो। लूनर डस्ट, जो वहां पर चांद पर जो धूल है, लैंडर को गर्म गैसों और धूल के उल्टे प्रवाह से बचाना भी यह चुनौती है। तापमान, क्योंकि तापमान -200 सेल्सियस से भी ज्यादा वहां पर 200 डिग्री जो है उससे भी कम है, तो उसके बदलाव से भी बचाना। दिन में चांद पर 54 डिग्री गर्मी, रात में -230 डिग्री की सर्दी है वहां पर। चांद की परिक्रमा 100 किलोमीटर की दूरी से तापमान की सटीक जानकारी देना, यह भी वहां पर सबसे बड़ी चुनौती होगी चंद्रयान के लिए। स्पेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यह बहुत अहम है, कंट्रोल रूम से संदेश में देरी ना हो, यह भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देश का मान बढ़ाने वाले मिशन चंद्रयान पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको हर घंटे विक्रम लैंडर की चांद से सटीक दूरी के बारे में भी बता रहा है। बता दें, अपने विशेष वैज्ञानिक टीम की ओर से हमें दोपहर 3 बजे का जो डेटा मिला है, एक बार उसे जरा देख लीजिए। देखिए, दोपहर 3 बजे चांद से विक्रम लैंडर की न्यूनतम दूरी करीब 25 किलोमीटर दर्ज की गई है। वही अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो ये 134 किलोमीटर ही रही, यानी फासला बेहद कम है। और इंतजार है उस पल का जब चांद की सतह पर लहराएगा हमारी आन बान शान भारत का मान तिरंगा। गौरव। बिल्कुल प्रतिमा, और इसी का सबको इंतजार है, वो गौरव का क्षण जब पूरी दुनिया देख रही होगी। आइए अब आपको वो फैक्टर बताते हैं जो सफल लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें जरा सी भी गड़बड़ी विक्रम लैंडर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। यह डगर आसान नहीं है चांद की, लेकिन अगर वो आसान ही हो तो फिर उसमें इतना मजा कहां। ये देखिए, लैंडिंग के वक्त जो चुनौती है, सटीक रफ्तार, थ्रस्टर फायरिंग, नेविगेशन गाइडेंस, हर सिस्टम का काम करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर सटीक रफ्तार को और एलोबरेट करें तो लैंडिंग की स्पीड और कंपन पर कंट्रोल जरूरी है। रॉकेट से अलग होने के बाद लैंडर तेजी से गिरता है। लैंडर में बेहद तेज वहां शिवरिंग होती है, कंपन होता है। लैंडर का थ्रस्टर जो होता है वो उसकी स्पीड को कम करता है। लैंडर को सावधानी से नियंत्रित करना एक चुनौती है। थ्रस्टर फायरिंग, गुरुत्वाकर्षण बड़ी चुनौती बनेगा और यह थ्रस्टर फायरिंग से ही कंट्रोल होगा। तो सटीक रफ्तार के बाद अगला जो चैलेंज है थ्रस्टर फायरिंग, जो वहां की ग्रेविटी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी से 1/6 है, यानी यहां पर अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो वहां 10 किलो आएगा। गुरुत्वाकर्षण को बारीकी से समझना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण की कमी से थ्रस्टर्स पर लोड पड़ेगा। थ्रस्टर को सही वक्त और सही बल से फायर करना जरूरी है। इसके अलावा नेविगेशन गाइडेंस, मजबूत सिग्नल प्रणाली बेहद जरूरी है। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे, खासकर साउथ पोल में जहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स और वहां पर बोल्डर्स हैं, वहां पर उसको देखना होगा। लैंडिंग की सही लोकेशन चुनना बड़ी चुनौती है। लैंडिंग का डेटा मिशन कंट्रोल रूम भेजेगा। लैंडर पृथ्वी से सिग्नल में देरी पर आखिरी फैसला लैंडर लेगा और इनपुट पहुंचने में देरी हुई तो यह चुनौती बढ़ जाएगी। लैंडिंग की मुश्किल ये बढ़ाएगी। ये आइए कुछ और जानकारियां जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बात चैलेंजेस की हो रही है तो इन चुनौतियों को थोड़ा और विस्तार से आपके सामने रख देते हैं, आपको समझा देते हैं, जिनसे आज लैंडर को जूझना पड़ सकता है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती चंद्रयान की दिशा होगी, क्योंकि चंद्रयान को हॉरिजॉन्टल से ठीक 90 डिग्री नीचे वर्टिकल उतरना है। अगली चुनौती चंद्रयान की रफ्तार है, क्योंकि चांद पर वायुमंडल की कमी से चंद्रयान की स्पीड को नियंत्रित करना एक बड़ा चैलेंज है। लैंडिंग के दौरान सटीक समय का आकलन भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक सेकंड की देरी या समय से पहले गलत कमांड से भी नुकसान हो सकता है। एक और बड़ी चुनौती चांद की सतह है। चांद की सतह में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं चट्टान। लैंडिंग के दौरान ये बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लैंडिंग के दौरान चांद पर धूल भी चंद्रयान के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि धूल से सेंसर और कैमरे के लेंस पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो चंद्रयान के सामने हैं और इन्हीं से पार पाना
बिल्कुल प्रतिमा, और देखिए आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ न केवल स्पेशल गेस्ट हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं, बल्कि यहां पर हमारे साथ ऑडियंस भी है। और इससे पहले कि अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और अपने वैज्ञानिकों से उनके एक्सपर्ट कमेंट लें, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो चंद्रयान के लिए और हमारे वैज्ञानिकों के लिए, जिन्होंने इतना बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, जिन्होंने एक मिसाल दुनिया के सामने पेश की है भारत के वैज्ञानिकों की काबिलियत की। और जल्दी से हमारे साथ जो खास मेहमान है, मैं हिना आपसे शुरू करूंगा। हिना, अगर देखें तो चुनौती तो इसको कॉन्सेप्चुलाइज करने से लेकर वहां तक भेजने तक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है इस चंद्रयान की अब इस फेज में? देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा चुना है। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव चांद का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो क्रेटर्स का मतलब है गड्ढे। इतने गड्ढे हैं और इतने गहरे गड्ढे हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए इसी चीज़ का सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है कि लैंडर का सॉफ्ट लैंड करना। सॉफ्ट लैंड करने का मतलब है धीमी गति से चांद की सतह पर उतरना। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले जो है लैंडर मॉड्यूल जो है, जिसके अंदर हमारा प्रज्ञान रोवर है, लैंडर मॉड्यूल अच्छे से स्कैनिंग करेगा, देखेगा कि कौन सा प्लेन सरफेस है चांद पर, गड्ढे जो है उधर लैंड ना कर पाए। तो सबसे अहम जो चुनौती है वो है एक सेफ जगह पर, एक प्लेन एरिया पर लैंड करना। ठीक है प्रज्ञा, प्रतिमा जी, तो सर हम लगातार बात कर रहे हैं चैलेंजेस को लेकर भी, और बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में बात करना। हम कई सारे चैलेंजेस को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। ये बहुत अहम बात आपने की। ये क्या होता है कि अगर इसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांडिंग हमारी हो जाएगी। अब तक जो है हिंदुस्तान को समझा जाता था कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उतनी सुपीरियर नहीं, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तो हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी। जैसा अगर एक हम जूता है, नॉर्मल जूता अगर आप खरीदेंगे तो वो 1000 का होगा, वही जूता का अगर ब्रांडिंग है, उसमें रिबोक है या कोई और है, तो सेम जूता सेम कंपनी बना रही है आगरा की, वही जूता आपका 5000 में बिकता है। तो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो बहुत फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं ना 650 करोड़ इसमें खर्च हुए हैं, लेकिन शायद 6500 करोड़ का हमें कॉमर्स में फ़ायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारी जो नेशनल प्राइड एंड प्रेस्टीज है वो तो होता ही होता है। आप जब बाहर जाते हो तो लोग आपको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ये किसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो बेनिफिट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट गौरव। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आता हूं आपके पास। इस पर आपने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे इसरो की और भारत की ब्रांडिंग होगी, लेकिन जल्दी से ये दिखाते हैं देश में कैसे प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर जारी है। आपको जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए भस्म आरती हो रही है, महाकाल की विशेष पूजा की जा रही है। पूरी लखनऊ, ऋषिकेश, वाराणसी, वडोदरा, अजमेर, हर तरफ देखिए, और हर धर्म के लोग यहाँ पर सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और सबकी बस एक ही यहाँ पर इल्तिजा है, सबकी यहाँ पर बस एक ही कामना है कि हमारा यह मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो और सही से लैंड कर जाए, और जो हमारा जो मिशन है वो फिर 14 दिनों तक हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, वो अपनी भूमिका को सही से निभाए। टंडन साहब, ठीक है, इमोशन सबके जुड़े हैं और सब अपने इमोशंस के हिसाब से, क्योंकि देखिए जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो भगवान मिलता है, और हमारे लिए आज तो इसरो के वैज्ञानिक भी किसी भगवान से कम नहीं है सर। ये जो चंद्रयान 3, हमने यहाँ पर बात की साउथ पोल की कि वो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके अलावा उन आखिरी 19 मिनट में आपके लिए एक और चुनौती कौन सी है? और चुनौती है, अगर देखा जाए तो ये सारा सीक्वेंस 7 और 8 हिस्सों में बटा जाता है। पहले तो उसको सोचना पड़ता है कि मैंने उतरना है, तो उसके लिए तैयारी करता है, बड़ी क्रिटिकल तैयारी। ये चंद्रयान, हाँ, बड़ी क्रिटिकल तैयारी करता है। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, और ये लीजिए, ये आप इससे बस उसको टच मत करिएगा, आप दूर से बताइए किसको आप कैसे, कौन सा है। हाँ। तो उस वक्त ये सारी क्रिटिकल तैयारी करेगा, भाई मुझे उतरना है। अब उतरने के लिए पहला काम उसको क्या करना है, अपनी स्पीड को कम करना है। याद रखिए कि पिछली बार भी जो हुआ, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ये टॉपल कर जाएगा, और अगर स्पीड कम होगी तो धड़ाम हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इसका मतलब स्पीड बड़ी ऑप्टिमम होनी चाहिए। और याद रखिए इनमें जो कैलकुलेशन है ना वो 1 सेकंड की भी आप तो सब साइंस के काफ़ी बच्चे होंगे, मिली सेकंड समझिए। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो कैलकुलेशन है, दिस हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। थोड़ा इधर भी देख के बताइए वो स्पीड किससे बताते होगी? ये इससे कैलकुलेट होगी, ये थ्रस्टर है सर या ये नहीं? थ्रस्टर तो वो करता है ना पीछे आगे मतलब स्लो करने के लिए, स्पीड वही कंट्रोल करता है। तो पहले मैं इनको बेसिक समझा दूं। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको ये सोचना है मैंने उतरना है। जब उतरना है तो मुझे स्पीड कम करनी है, नहीं तो मैं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसने अपनी स्पीड कम की और ये जो सीक्वेंस है ये करीबन 1200 सेकंड में इसने करना है और स्पीड ये अपनी 1/4 से भी नीचे ले आएगा। उसके बाद इसने उतरना तो नीचे है, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो ऐसे से ऐसे आने में सबसे बड़ी दुविधा है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ऐसे से ऐसे आने में, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आने में। हाँ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आने में, ठीक है। तो इसके लिए जब ये उसको जब वो करेंगे ना तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड होल्डिंग। हाँ, अल्टीट्यूड होल्ड। हाँ, तो अल्टीट्यूड होल्ड 10 सेकंड में ये देखेगा भाई नीचे सब कुछ ठीक है, जो टेरेन ठीक तो है, मैं उतर सकता हूँ। उसके बाद फिर एक स्टेप आता है तो वो बोलते हैं ब्रेकिंग, फाइन ब्रेकिंग। तो फाइन ब्रेकिंग में ये करीबन 800 से 1300 मीटर का शायद डिस्टेंस है। उसमें ये अब ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बीच में उसको डिसाइड करना है कि मैंने उतरना है, नहीं उतरना, कैसे उतरना है। ग्राउंड से उसे कोई सपोर्ट नहीं है। और ये जितने सेंसर हैं, हाँ, जितने भी सेंसर है ये सारी जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसके बाद सब फैसला होगा कि आगे मैंने क्या करना है। इस पर आगे और बात करते हैं, इस पर आप वही रहिए, इस पर और आगे बात करते हैं। गौरव, हमारे साथ डॉक्टर पीके घोष भी मौजूद हैं, उनके भी इंटेल्स हम इस पर लेंगे। इस बीच पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दर्शकों के सामने रख देते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में बाधाएं चाहे जितनी हो, चाहे जितनी मुश्किल हो, इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि इस बार भारत का झंडा चांद पर लहरा कर रहेगा। इस भरोसे की वजह क्या है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने। सफलता की गारंटी की अगर बात करें तो क्यों कहा जा रहा है कि सफलता की पूरी गारंटी है इस बार? खास तरह की सेंसर से लैस है, कई वैकल्पिक सेंसर इस बार लगाए गए हैं। एक सेंसर फेल होने पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले से ज्यादा मजबूत है, झटका झेलने की क्षमता दोगुनी की गई है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर लगाए गए हैं। लैंडिंग के दौरान लेजर बीम सतह पर जाएगी, बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी, गिरने की गति का पता चल सकेगा। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। लैंडर का वजन कम किया गया है, 5 की जगह 4 मोटर लगाए गए हैं। पहियों की संख्या 6 की गई है। ईंधन क्षमता की बात करें तो इसे बढ़ाया गया है। लैंडिंग साइट का एरिया बढ़ाया गया है। आखिरी वक्त लैंडिंग बदलना संभव भी है। फाइनल लैंडिंग की जगह खुद चुन सकता है। 96 मिलीसेकंड्स में गलतियां सुधारने की इसमें गुंजाइश है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ऐसे में लैंडर का परीक्षण चंद्रमा जैसी सतह पर टेस्टिंग क्रेन से गिराकर मजबूती की जांच भी की गई। तो तमाम इस तरीके के टेस्ट किए गए हैं। पीके घोष सर, इस बार कोई गलती की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पूरी तैयारी के साथ हम इस मिशन की ओर आगे बढ़े हैं। क्या लगता है? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वो है पहली तो सोच, और वो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन दूसरा है रिडंडेंसी फैक्टर, यानी कि कई अगर हमारा प्लान ए काम नहीं किया, मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा। फिर प्लान बी है, अगर कोई कंपोनेंट काम नहीं किया तो प्लान बी से काम करेगा, अगर वो काम नहीं किया तो प्लान सी, यानी कि रिडंडेंसी है। और हमें फेलियर से जूझने की इस बार क्षमता है। यही एक बड़ी बात है जो सोच है। पिछली बार क्या था, हमें पता था कि हम लैंड करेंगे ही, सक्सेस होगा ही, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ही। इस बार वैसा नहीं है। इस बार सबसे पहले हमें लैंड करना है, दिखाना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फिर अगर आप चाहें तो मैं आता हूं सर। अभी ये 3D मॉडल आप ही लोगों को ले रखा है सर, आप आएंगे और बड़े अच्छे से बताएंगे। अभी आते हैं, अभी उस पर आते हैं और इसको अच्छे से हम लोग जरा इसको अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को बताएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं सर, आइए आप आइए। क्या फिर अच्छा, एक बात और आपकी बात में ऐड करूं। हाँ बिल्कुल। चीफ ने इस बार ये कहा है कि कुछ भी हो जाए लैंड तो हम करेंगे। क्यों सर? उनका लैंड तो हम करेंगे। जी हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी स्टेटमेंट है कि लैंड तो हम करेंगे ही। हमारे पास कंटीजेंसी प्लान 1, 2, 3 है, तो किसी भी हालत में हम लैंड तो करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, हिना जी आप भी आइए, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए घोष सर, इधर आइए।
आइए इधर आइए, आप बताइए आप इसमें से क्या बताना चाह रहे थे? जी हाँ, बस इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हाँ। नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है तब फ्रॉम 30 किलोमीटर, वो कहते हैं 25 किलोमीटर से, उस टाइम इसका स्पीड होगा कुछ 6000 किलोमीटर, 6000 प्लस किलोमीटर। वो उसे धीमा करना पड़ेगा जब इसके थ्रस्टर्स फायर करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि अभी आप सोचिए 4 थ्रस्टर्स हैं, वो बेसिकली रेट्रो फायरिंग कर रहे हैं, यानी कि स्पीड को धीमा कर रहे हैं। नीचे लगे होते हैं? हाँ, ये चंद्रयान के नीचे लगे होंगे? एग्जैक्टली। हाँ, केमिकल थ्रस्टर। हाँ, उसे कहते हैं रेट्रो फायरिंग या फायरिंग नहीं। क्यों? क्योंकि वो धीमा कर रहे हैं, वो बढ़ा नहीं रहे स्पीड, उनको धीमा करना है। अच्छा, उसके बाद वो कुछ 7.4 किलोमीटर पे आकर ये एल्टीट्यूड होल्डिंग के बात है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, घूम रहा है अभी, हाँ, जो घूम रहा है, उसने इसे कुछ हजारों फोटोग्राफ्स भेजे हैं अपने एरिया ऑफ लैंडिंग का, यानी कि 2 × 4.2 किलोमीटर्स का जो बड़ा है। पहले बार क्या था? 5 × 500 मीटर्स, बहुत छोटा। इस बार बड़ा हो गया है, और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं ये फिर जाकर उन 10 सेकंड में अपने फोटोग्राफ्स लेगा और उसे मैच करेगा। ये सेम चीज हम मिसाइल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं टेरस्कॉम। और इसमें क्या होता है, आप मैच करते हैं फोटोग्राफ्स को ताकि वो ठीक मैच करे। आप कहाँ लैंड करेंगे? अगर आपने एक बोल्डर के ऊपर लैंड कर दिया, वो उलट जाएगा। सर ये तो घोष सर की क्लास हो गई आज बच्चों को। आज आपने फिजिक्स और स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स सब पढ़ा दी। लेकिन ठीक है, अभी हम आए हैं फाइन ब्रेकिंग और 2 टर्मिनल डिसेंट, ये दो चीजें बची हैं। आपने ऑल्टीट्यूड होल्डिंग बता दी। हिना, मैं अब आपके पास आऊंगा। हिना, 6.8 किलोमीटर पे हमारा चंद्रयान जहां सर ने बताया वहां पे आ गया। उसके बाद वो 6.8 किलोमीटर की जो दूरी है जिसमें फाइन ब्रेकिंग करनी है, जिसमें हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, उस पर बताइए आप। देखिए, जब लैंडर जो है इतनी दूरी पर पहुंच जाएगा तो फिर से जिसे हम बोलते हैं डी बूस्टिंग प्रोसेस, जो कि जैसे सर ने बताया रेट्रो फायरिंग कर रहे हैं हम, यानी कि गति को धीमा कर रहे हैं। क्योंकि जब लैंडर को लैंड होना है, उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उसकी गति एकदम धीमी हो, क्योंकि जब वो लैंड करेगा तो उसकी जो धूल है वो उसके सेंसर्स पर आ जाएगी, एंड उस समय तक वो फोटोग्राफ्स हमें नहीं दे पाएगा। कुछ समय लगेगा हमारे से संपर्क करने में, हमें फोटोग्राफ्स देने का। तो धीरे धीरे इसकी जो गति है वो धीमी करी जाएगी। धीमी गति से ये लैंड होगा और एक लेवल पर आने के बाद वो गड्ढों का जो है ब्यौना करेगा, गड्ढों को देखेगा, एक प्लेन सरफेस ढूंढेगा और एक सुरक्षित जगह पर ही इसकी लैंडिंग की जाएगी। क्योंकि हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, वो अभी लैंडर मॉड्यूल में ही है। उसका रैम का निकलना और रोवर का निकलना ही हमारा सक्सेसफुल मिशन। आज प्रतिमा, TV9 ने इन बच्चों की जंबो क्लास लगवा दी है, 3 प्रोफेसर और 1 प्रोफेसर, और हमारी भी क्लास हो रही है। प्रतिमा, ओ यू। और इस बीच देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का श्रीनगर में भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मिशन को लेकर वहां के छात्रों का क्या कुछ कहना। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी ने आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी। ये जो तमाम लड़कियां हैं, आप इन्हें बुरके में तो देख रहे हैं, लेकिन ये कश्मीर का चेहरा है, ये कश्मीर का असली चेहरा है। ये बच्चे वो हैं जो कि आगे जाकर यहाँ से पढ़कर अपना और देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। और आज के ऐतिहासिक पल पर ये मेरे साथ मौजूद है। क्या भावना है, ये क्या सोचती हैं चंद्रयान 3 को लेकर, और किस तरह ये महत्वपूर्ण पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए होगा, इनसे ही सीधे जानेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए और कहिए कि किस तरह की भावना यानी फीलिंग आपकी आज है, आज के इस मिशन मून को लेकर। जी, मेरा नाम उल्फत है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इट्स लाइक आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट of this historic moment. It's a historic moment in the space history of India, and I'm very proud to witness such a event here.
and we have scheduled also live streaming of the soft landing of moon, because Chandrayaan 3 is due to land today, that is 23rd August 2023. And if so, and if it's successful, India will be the only fourth country to achieve this remarkable feat after US, the Soviet Union and China. So it is very proud moment for us, and we all are hoping for its success. So just we आप can यंग है, कॉलेज में पढ़ती हैं और देश के लिए आज ये बहुत बड़ी पहल है, तो कश्मीर से क्या संदेश देना चाहेंगी आप? किस तरह का फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं? जी, कश्मीर मतलब यहाँ पे भी लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री वो साइंटिफिक टेम्पर, वो टेम्परामेंट यहाँ पे भी है, और हम भी देख रहे हैं, हम में भी वो क्यूरियोसिटी है चंद्रयान 3 को लेके, मून को लेके, वो साइंटिफिक टेम्पर हम में भी है, और हम चाहते हैं कि ये सक्सेस हो ताकि इससे बहुत सारे एवेन्यूज़ आगे खुले जो हमें भी हेल्प करेंगे। हम भी आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी इन ऐसी फील्ड्स में जाए ताकि हम ह्यूमंस जो है इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, साइंटिफिक कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमारा भी यही है कि हम चाहते हैं कि एक मिशन जो है ये सक्सेसफुल हो। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, लैंडिंग पर एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। पहली साइट पर ही लैंडिंग जरूरी नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंतिम क्षणों में भी जगह बदली जा सकती है। खतरा दिखा तो आगे बढ़ जाएगा लैंडर, सतह देकर दूसरी साइट तय करेगा लैंडर, और इसके लिए लैंडर पूरी तरीके से तैयार है। कई सारे बदलाव लैंडर में इस बार किए भी गए। तो असल में चांद पर पहले 4 बार सफल लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर यह पहली सफल लैंडिंग होगी। ऐसे में चांद के इस खास हिस्से के बारे में भी कुछ जानकारी जल्दी से आपके सामने। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इस हिस्से पर। ज्यादातर जगह अंधेरा रहता है। कई गड्ढे अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधेरे की वजह से गड्ढे बेहद ठंडे होते हैं। -203 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ तापमान होता है। अब उम्मीद दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज मिलने की जा रही है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यहाँ सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिनेश सर इस हिस्से पर भारत की सफल लैंडिंग, क्योंकि रशिया की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी वो असफल हुई। ये असल में ये मिशन सक्सेस होने से हमारा अगले मिशन का प्लान भी हम जो प्लान किए हैं, आज तो अगर हम सक्सेसफुल लैंडिंग कर जाते हैं तो शायद अगली बार जो हमारा मिशन होगा, अभी तो सिर्फ रोवर वहाँ पहुँचा है और वहीं पड़ा रहेगा और 14 दिन बाद वो किसी काम का नहीं होगा। अगले मिशन में हमने क्या करना है कि जाएगा वहाँ पे, लैंड करेगा और वहाँ से मिट्टी और वहाँ का जो सैंपल है वो रिटर्न करेगा वापस अर्थ पे। तो दिस इज ये अगला कदम है। तो बेसिकली आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, ये निश्चित है कि इंसान वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाएगा। अमेरिका का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो यही है, न केवल सिर्फ चांद से मार्स पे जाएंगे, क्योंकि पूरे सृष्टि में सिर्फ 2 ही जगह जहाँ लाइफ पॉसिबल है। वीनस पे टेम्परेचर 450 डिग्री है, वहाँ पे कोई भी लैंडिंग जो अब तक किया है वो 2 घंटे में वो बेकार हो जाता है। और इसी तरह मार्स का भी यही हाल है कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूरेनस और जुपिटर जो है वो गैस हैं, और भी जो बाकी हैं वो इतने दूर हैं, वहाँ लाइट ही नहीं है। तो द ओनली पॉसिबल सेलेशियल बॉडीज वो सिर्फ मून एंड मार्स है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम अगर मून पे पहुंच जाएंगे तो जो आर्टेमिस का प्रोग्राम है, मून विल बी दी स्टेशन हॉल्ट फॉर जर्नी टू मार्स, क्योंकि मार्स की जर्नी जो है वो 8-10 महीने लगता है। वो तो अगर हमारे पास अगर पानी मिल गया मून पे तो उसी से हम फ्यूल बना सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न केवल ये आते हैं इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। डॉक्टर दिनेश जी आपके उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इतना जो हमने इन बच्चों को इतना कुछ बताया है, जरा इनसे इनके मन में क्या चल रहा है सर, जरा ये भी बात कर लेते हैं और फिर आते हैं उस पर, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज आप लोग अपने अपने हाथ उठाइए, किसी को अगर चंद्रयान के बारे में कुछ पूछना है, हमारे वैज्ञानिकों से किसी को कुछ पूछना है, बताइए। मुझे पूछना है कि चंद्रयान जो 2 हुआ था और उससे हमने क्या सीखे, हमने चंद्रयान 3 में उसमें अपनाया हमने। चंद्रयान 2 से हमने क्या सीखा ही ना? था कि लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर गया था,
ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का अभी भी जो चांद है उसकी कक्षा कर रहा है, ऑर्बिट में है। और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, उसमें दो तरफे का संपर्क जो है वो स्थापित कर दिया गया है। टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। सो इस बारी साइंटिस्ट ने अपना एक तरीके से बैकअप प्लान हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तो संपर्क लैंडर मॉड्यूल कर रहा है हमारे वैज्ञानिकों के साथ, लेकिन एक ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसके साथ भी संपर्क जो है वो स्थापित कर दिया गया है। तो इन केस अगर लैंडर मॉड्यूल से, इन केस वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिग्नल नहीं आते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पर लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उससे संपर्क में रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और हम अपने सारे मिशन को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हर एक गलती से हम सीख रहे हैं। तो एक जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। अरे आप लोग इतना जोश कम क्यों लग रहा है? आप लोग जोश नहीं दिख रहा है। जोरदार तालियां। बताइए और कौन पूछना चाह रहा था? आप पूछना चाह रही थी, बताइए। मेरे को ये पूछना है कि चंद्रयान 1, 2, 3 को मून पर पहुंचने के लिए 1 महीना लग गया, पर आज से 50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स का अपोलो जो स्पेसक्राफ्ट था उसको मून पर पहुंचने के लिए सिर्फ 4 दिन लगे थे। हाँ, ऐसे लूना के बारे में भी कह सकते हैं, उसको बहुत काम लगा। टंडन जी बताइए इसका क्या जवाब? देखिए वो बताऊं, हाँ ऐसा है बेटा कि हमारे पास अभी एक तो हम फ्यूल सेव करना चाहते हैं, हम आस्ता आस्ता जाएंगे। दूसरा, हमारे रॉकेट इतने पावरफुल नहीं हैं। जो पहला आज से वो 50 साल पहले गया, उन्होंने सिंगल गो में चला गया था, 4 दिन में चला गया जैसा तुमने कहा। उनके रॉकेट बड़े पावरफुल है। और मैं बताऊं, अब इस वक्त हालत यह है कि नासा के पास भी इतने पावरफुल रॉकेट नहीं है। दे आर टेकिंग फ्रॉम एलन मस्क। स्पेस एक्स वाले हैं, एलन मस्क के पास इतने पावरफुल है, जो नेक्स्ट वो करेगा मार्स में भेजेगा, वो एलन मस्क उनको देगा। तो हमारे अभी उतने इंजन जो है, जो रॉकेट उतने पावरफुल नहीं है। और जैसे मैंने बताया, दूसरा ये है कि नहीं तो इससे फर्क पड़ता टंडन जी कि कौन कितने दिन में जा रहा है। और हम फ्यूल सेव कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास इतना फ्यूल है। जिस ऑर्बिटर की इन्होंने बात की, हाँ। वो ऑर्बिटर की लाइफ 6 महीने थी, और अभी भी इतना फ्यूल है, शायद कहते हैं 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां टंडन जी के लिए भी। और अब कोई सवाल जी? उधर से भी कोई हो तो बता सकता है। मैं आता हूं, इधर से 2 सवाल हो गए, एक सवाल इधर से ले लेते हैं। जी बताइए। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, सपोज टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में और नेशनल कैटेगरी में, तो चंद्रयान 2 का सिग्निफिकेंस और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में क्या एक है यूनिक उसकी क्वालिटी की? 2 का सर, हाँ, जो अभी लॉन्च होगा, और उससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब लॉन्च तो चंद्रयान 3 हो चुका है, चंद्रयान 2 का तो फेल हो गया। हाँ, चंद्रयान 2 का तो फेल हो गया, लेकिन जैसे चंद्रयान 2 से हमने सीखने को मिला, जैसे आपने बताया, तो जो अभी 3 लॉन्च हो रहा है उससे टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में क्या फ़ायदा होगा और नेशनल कैटेगरी में क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, घोष सर। सबसे पहली बात, चंद्रयान 2 असफल नहीं था। इन्होंने क्लियरली कहा खाली लैंडिंग असफल। इसी बात पे एक बार तालियां हो जाए। चंद्रयान 2 असफल नहीं था। हमें तो आज तक यही बताया गया सर कि चंद्रयान 2 असफल था। जी नहीं, चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग असफल था। उसका ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है और उसको हम कम्युनिकेशन लिंक के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात, चंद्रयान 2 से हमने जो सीखा है वो बहुत अहम है। वो सब चीज़ चंद्रयान 3 में जो लॉन्च हो चुका है, लैंड नहीं हुआ, लॉन्च हो चुका है, वो वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने कहा, रिडंडेंसी फैक्टर। फिर एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो लेग्स हैं, इनको हमने इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि 1 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा अगर स्पीड हो, नॉर्मली 2 या 3 मीटर्स के बीच में, बट अर्लियर we would have expected कि 1 या 2, now we can go up to almost 3 meters per second. There's a honeycomb this thing over here. तो ये सब हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। और एक चीज, ये जो थ्रस्टर्स हैं, इनका सिंक्रोनस, अगर सोचिए, I'll just put it to you, ये 4 हैं, अगर 2 और 2 थोड़ा सिंक्रोनस उसमें ना आए तो ये तो उलट जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा। लेकिन इस बार नहीं होगा। नहीं होगा। इसके
ठीक है, एक मिनट। सर आपने बताया कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में तो ये चीज़ हमने उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन नेशनल फैक्टर में देखा, नेशनल फैक्टर में कोई सिग्निफिकेंस? अच्छा, मैं चाहता हूं दिनेश जी आप इसका जवाब दीजिए, नेशनल फैक्टर में क्या सिग्निफिकेंस है इसका? पहले तो मैं एक चंद्रयान 2 के बारे में एक बहुत बड़ा कमेंट देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब जिसको आप कोई फेलियर कह रहा है, कुछ ये कह रहा है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब तक जो सैटेलाइट इमेजरी के फील्ड में जो सबसे बढ़िया चंद्रयान 2 के पहले वो जो सैटेलाइट थी जो वहाँ पे जिसको बोलते LRO, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, जो 2018 में अमेरिका ने भेजा था, तो उसका जो कैमरा, उसका जो इमेजरी है, रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि सबसे छोटा कितना वो डिटेक्ट कर सकता है, उसकी रेजोल्यूशन थी 50 सेंटीमीटर्स, अमेरिका की जो बेस्ट थी दुनिया की अब तक। ठीक है। 2019 में जब हमने चंद्रयान 2 को जब हमने डाला तो उसकी रेजोल्यूशन है 25 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अमेरिका भी अपने अर्थमस मिशन के लिए वो हमारी इमेजरी यूज कर रहा है, क्योंकि हमारी इमेजरी इज द बेस्ट, द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो ये जो फेलियर शब्द ये बहुत गलत है। क्या बात है, एक बार फिर से दिनेश जी के भी जोरदार तालियां। फेलियर शब्द तो हटा ही दीजिए डिक्शनरी से, फेलियर शब्द तो है ही नहीं। और लेकिन आज क्या होने वाला है घोष साहब, जल्दी से, आज क्या होने वाला है? समय कम है, नहीं समय कम है, जल्दी से 2 लाइन में आज क्या होने वाला है? आज क्या होना, आज ये लैंड करने वाला है। आज लैंड करने वाला है, जोरदार तालियां घोष जी के लिए भी। आज लैंड करने वाला है, यही सुनना था और कुछ सुनना ही नहीं है। देखिए आज भारत इतिहास रचने वाला है, आज भारत इतिहास रचने वाला है। टंडन जी आज क्या होने वाला है? देखिए साहब, ये बहुत बड़ा एक मिशन है जो कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। हाँ। दूसरे देशों को हमसे ईर्ष्या हो रही है, देखा ना आपने? ये देखिए पड़ोसी जल रहा हमसे, इस पे एक और ताली हो जाए। टंडन जी कह रहे हैं पड़ोसी जल रहा हमसे। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल यूके के कि लैंड करेगा, इसमें आपकी ये हुआ है कि मान लीजिए कि बहुत जगह अपना वो लैंड नहीं कर पा रहा, तो आपकी RT मतलब रियल टाइम रीटारगेटिंग होगा। किसी वजह से अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, एक बार तालियां फिर से दिनेश जी के लिए। तो उसमें देखिए तालियां कम नहीं होना चाहिए, ताली कम मतलब जोश कम, और जोश बिल्कुल कम नहीं हो सकता। हमारा प्रज्ञान और विक्रम वहां पर उतर रहा है और हम ताली नहीं बजा सकते। बहुत 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 शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा लैंडर, हमारा जो विक्रम है, हमारा चंद्रयान भी नहीं रुक रहा है और ये हमारी कवरेज उसी के साथ लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।